अस्सलाम वालेकुम डियर, माय नेम इज़ अरशद हयात। और आज जो हम टेस्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का पोर्शन है। और ये जो टेस्ट है हमारे पास लिक्विड, सॉलिड और केमिकल इक्विलिब्रियम में आया है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 82 से। तो एमसीक्यूज़ है हमारे पास द ट्रेंड ऑफ रिपल्जन। आप लोगों ने रिपल्जन ऑर्डर बताना है। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो गैसेस में होते हैं। तो जब जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने कम होंगे उतना हमारे पास रिपल्जन का ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होते हैं, यहाँ पर रिपल्जन सबसे ज़्यादा होगा। वाइल सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई वहाँ पर मॉलिक्यूल सबसे कम रिपल्जन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में लिखा है कि आप लोगों ने मुझे बताना है नॉट ट्रू अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। मुझे इसमें वो चीज़ बता दे जो नॉट ट्रू होगी। बाकी सारे बातें ठीक है, एक बात जो है वो गलत है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल ठीक है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के। और मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बढ़ेगा। तो ये वाली बात तो ठीक है। दूसरी बात कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्ट्रेट चेन का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द ब्रांच चेन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होगा। तो यार स्ट्रेट चेन का जो सरफेस एरिया है वो मेरे पास ब्रांच चेन से ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ब्रांच चेन से ज़्यादा होगा, दैट्स वाई स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच से ज़्यादा होता है। और दूसरी बात जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा है, ये भी ठीक है। HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रेंथ HF का ज़्यादा है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास HF से ज़्यादा होता है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ओवरऑल अगर हम लोगों ने वाटर को बॉयल करना है तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम लोगों ने ब्रेक करना होगा, जहां पर हम ओवरऑल जो एनर्जी है वो HF से हम लोगों ने ज़्यादा प्रोवाइड कर देनी है। तो ये वाली बात भी ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंडिपेंडेंट। लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। नहीं यार, ये बात गलत है। बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो दैट्स वाई आप लोगों ने नॉट ट्रू बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन का जो रेट है वो सब पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ इवापोरेशन। जितना टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया, सरफेस पे अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होता है रेट ऑफ इवापोरेशन उतना कम होगा। तो यार ये तीनों जो है वो डिपेंड करती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आएगा मेरे पास। अच्छा, इफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी का मतलब है कि अगर मैं सॉलिड पार्टिकल यहाँ पर डालूं, तो सॉलिड पार्टिकल अगर लिक्विड में डालूंगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम देखें कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं किसी प्योर लिक्विड में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। जितना आप ज़्यादा इम्प्योरिटी डालोगे, जितना आप ज़्यादा जो है वो सोल्यूट पार्टिकल डालोगे, उतना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर पेयर्स। ओके, आपने पेयर बताना है, वो पेयर बताना है जिसमें दोनों, लिखा है कि दोनों सब्सटेंस नॉर्मली क्रिस्टलाइन होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉपर हमारे पास क्रिस्टलाइन है, डायमंड भी क्रिस्टलाइन है। यहाँ पर ग्लास जो है वो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है। तो दोनों पेयर जो है वो यहाँ पर कॉपर इज अ मेटेलिक क्रिस्टल और डायमंड जो है वो मेरे पास कोवेलेंट क्रिस्टल होता है।
अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ग्लास वाटर ले लूँ, एक एक्सटर्नल प्रेशर अगर मेरे पास 180 m हो, ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बड़े से कंटेनर में वाटर ले लूँ, अमाउंट में चेंज कर दूँ, तो इस वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और यार इस वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती तो ये इंटेंसिव होगी, और यार जो अमाउंट के साथ चेंज हो जाती है वो एक्सटेंसिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं वॉल्यूम की अगर बात करूं, तो अगर मैंने यहाँ पर मास ज़्यादा किया है तो मास ज़्यादा होने से इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया। तो वॉल्यूम जो है वो मास पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। नेचर ऑफ लिक्विड यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है। तो जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा इतना हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल के भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इन तीनों पर जो है वो डिपेंड कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट आपने मुझे बताना है, वो कंपाउंड बताना है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, और ये हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो। तो अगर हम ईथर के मॉलिक्यूल लेके, तो यार इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है लेकिन इसके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकती। अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। लेकिन अब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, लेकिन वाटर, अगर आप ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा। तो अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका स्ट्रेंथ अमाइन से हमारे पास ज़्यादा है। तो द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी जो है वो आ जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड आप लोगों ने वो बात बतानी है जो कि गलत है। नॉट ट्रू अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये 3D डायमेंशन अरेंजमेंट, हाँ ये तो ठीक है यार। इसका मेल्टिंग पॉइंट एमॉर्फस से ज़्यादा होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये भी ठीक है। और सम टाइम इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड, ये भी ठीक है, लेकिन सुपर कूल लिक्विड इसको नहीं कहते, वो एमॉर्फस सॉलिड को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मुझे हाईएस्ट सिमेट्री बतानी है तो क्यूबिक होगा। क्यूबिक में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 होती है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होती है। तो टोटल सिमेट्री इसमें हमारे पास 23 जो है वो इसमें हमारे पास सिमेट्री होगी। अच्छा, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी 4 डिग्री 273 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, क्योंकि केल्विन बराबर होता है डिग्री प्लस 273 पे। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री पे ज़्यादा होती है, और उसके बाद जब 4 डिग्री से हम दोबारा 0 डिग्री की तरफ जाएंगे तो वाटर में एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो दोबारा कम हो जाएगी। तो 277 केल्विन पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज लाइकली हैव बोथ कोवेलेंट, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी हो और जिसमें यार हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो। तो यार NaCl इसमें तो आयनिक बॉन्ड है, प्योरली आयनिक बॉन्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अगर मैं लेकूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यार हम हमेशा केमिस्ट्री में ज़्यादा मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ, ये बात तो ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर 2 कार्बन डाइऑक्साइड कनेक्टेड हो तो वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से कनेक्टेड होंगे। बट वाटर में अगर हम देखें तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दिस वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर ये एक H2O दूसरे H2O के साथ कनेक्ट होगा
तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। अच्छा, वो लिक्विड बताना है आपने, द लिक्विड विद द हाईएस्ट, जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन हो, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो यार जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा उसका इवापोरेशन स्पीड कम होगा। लो वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा ऑटोमेटिकली उसका इवापोरेशन भी कम होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। और हाई विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कम होगा उतना इवापोरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो यार अगर आप यहाँ पर चेक करें ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका इवापोरेशन फिर कम होगा। लो वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कम है तो इसका मतलब है इसका इवापोरेशन भी कम होगा, दोनों डायरेक्टली है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कम होता है इतना इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, आप लोगों ने हाईएस्ट रेट ऑफ इवापोरेशन बताना है। तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होते हैं इसका रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, वो लिक्विड जो है वो उसका इवापोरेशन स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शो वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो CH4 है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, लेक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अच्छा, फॉर अ रिएक्शन आपको एक रिएक्शन गिवन है, ली चार्टलर प्रिंसिपल इस पे अप्लाई करें, और आपको बताया है कि यार इक्विलिब्रियम पर अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज करना हो, अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन में अगर हम लोग इंटरेस्टेड है, तो आप लोग ज़रा सोचें कि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करना है और रिएक्शन को आपने फॉरवर्ड ले जाना है। तो फॉरवर्ड ले जाने के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और यहाँ पर लिखा है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना यार। अगर आप रिएक्टेंट डालते हो तो रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ रिएक्शन, उसका स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ली चार्टलर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन में इंटरेस्टेड हो, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो या तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऐड करते जाए और या प्रोडक्ट को रिमूव करते जाए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रिएक्टेंट को ऐड करूंगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में लिखा है इफ एनी पार्टिकल एंड एनी पार्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम पे अगर हम रेशो निकाले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो रेशो निकाले और अगर वो लेस देन Kc हो, तो यार एनी पार्टिकुलर टाइम पे जो हम रेशो निकालेंगे वो QC के बराबर होगा। QC बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन एनी पार्टिकुलर टाइम, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फिर ये हम Kc के बराबर लेते हैं। तो अब आपको बताया है कि अगर हम रेशो निकाले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, अगर वो लेस हो यानी QC जो है वो लेस हो Kc से, तो अगर QC Kc से लेस हो तो इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। द रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन विल अकर, नेट रिएक्शन मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये बात नोट कर दें, इधर आप इस तरह लिखे, ये Kc हो जाएगा, ये QC हो जाएगा, ये QC हो जाएगा, ठीक है। एरो Kc की तरफ लेके जाए, तो अब आपको बताया है कि यार QC जो है वो Kc से कम है। Kc मैंने ऊपर लिखा है, तो जब Kc ऊपर हो, Kc की वैल्यू बड़ी हो, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल QC की वैल्यू बड़ी हो तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अच्छा, लो प्रेशर पर अब आपको बताया है कि मैं प्रेशर को कम करूं, यानी लो प्रेशर, मैं लो प्रेशर करूंगा और लो प्रेशर पर इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कम प्रेशर पर प्रोडक्ट मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा?
कि लो प्रेशर पर प्रोडक्ट को बढ़ा दो। तो ले चार्टेड प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम प्रेशर को चेक करें ना, तो यार अगर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर से डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट से, तो फिर अगर आप जितना प्रेशर को बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और प्रेशर को जितना कम करोगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कम हो और प्रोडक्ट ज़्यादा हो, तो इस केस में फिर अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर प्रेशर को मैं कम करूंगा तो फिर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। तो अब आपको स्टेटमेंट में यही बात लिखी है कि मैं लो प्रेशर करूंगा तो लो प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा होने चाहिए। तो लो प्रेशर पर प्रोडक्ट कब ज़्यादा होगा, रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगा, जब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो और रिएक्टेंट कम हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यार यहाँ पर 2 मोल है और यहाँ पर 1 मोल है, तो 2 मोल में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, 1 मोल में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसको हम तीनों तरीकों से डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैटलिस्ट से डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट दोनों रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। तो जब दोनों रिएक्शन का स्पीड बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट में लिखा है कि एक बीकर है और उस बीकर में मैंने सोल्यूशन डाला है KClO3 का। ओके, अगर उसमें मैं पोटाशियम क्लोराइड को ऐड करूँ, KCl को ऐड करूँ, तो सम KClO3 इज प्रिसिपिटेट, कुछ KClO3 प्रिसिपिटेट होंगे। पहले ज़रा स्टेटमेंट को समझते हैं। कहते हैं ना कि हम लोगों ने KClO3 को डाला है और इट्स कन्वर्टेड इनटू K पॉजिटिव एंड ClO3 नेगेटिव, और फिर मैं इसके अंदर डालूँ KCl जब डालूंगा तो यहाँ पे, हाँ यार ये तो कॉमन आयन बन रहा है, और कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलिबिलिटी सप्रेस्ड होगी और ये आपको प्रिसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा। तो आपको बताया है कि ये मुझे प्रिसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा। प्रिसिपिटेट इसलिए बनता है क्योंकि KCl डालने से कॉमन आयन बन रहे हैं, और कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलिबिलिटी सप्रेस्ड होगी, जो कि आपको KClO3 प्रिसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है ना कि KClO3 इज मोर सोल्युबल इन वाटर। नहीं, मोर सोल्युबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास ये वाला है, क्योंकि ये तो प्रिसिपिटेट बन गया। KCl इज मोर सोल्युबल देन, हाँ ये वाली बात ठीक है। ये प्रिसिपिटेट इसलिए बनता है क्योंकि KCl डालने से यहाँ पर इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब है KCl जो है वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। अच्छा, इसको अगर आप देखें तो आपको बताया है कि अगर मैं C को हटा दूं तो यार प्रोडक्ट को जब हटाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। तो प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट को हटाओगे, प्रोडक्ट को हटाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और रिएक्शन जो है वो मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन, इसको अगर आप गौर से देखें, ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम उसके साथ ऑक्सीजन मिला दें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और आपको बताया है कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फिर हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, द यील्ड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिक्रीज्ड मैक्सिमम। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को कम करना चाहें, तो अगर हम इसके कंसंट्रेशन को कम करना चाहें, पहले आप ज़रा स्टेटमेंट को देखें। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख लूँगा, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कन्वर्टेड इनटू 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और आपको बताया है कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब इसकी फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। तो जब इसकी फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन फिर एंडोथर्मिक होगा। अगर आपको बताया है कि इसकी फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो मैंने इस एरो के ऊपर एक्सोथर्मिक लिखा, तो मैं बैकवर्ड जो है वो फिर एंडोथर्मिक लिखूंगा। अब आपको, ओके वेट, किधर गया,
अच्छा, अब आपको बताया है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन कम करे, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन कम होगा बैकवर्ड रिएक्शन से। और अब आप जरा सोचे यार, बैकवर्ड रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है अभी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर फेवर करेगा, तो टेम्परेचर जो है वो मेरे पास क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा हाई टेम्परेचर पर, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कम है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कम है और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो अगर मैं प्रेशर को कम करूं तो फिर रिएक्शन जो है वो मेरे पास बैकवर्ड आएगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कम हो, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट से, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट अगर ज़्यादा हो तो हाई प्रेशर से यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन फिर हाई प्रेशर से होगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो फिर मेरे पास लो प्रेशर से होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिड्यूस यानी लो प्रेशर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक होगा। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन प्रेशर, यार दोनों के मोल्स बराबर, दोनों के मोल्स बराबर, दोनों का वॉल्यूम बराबर, नो इफेक्ट। अच्छा, व्हाट is the value of equilibrium constant for reaction if concentration of product is less than concentration of reactant at equilibrium। कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर यानी Kc हमारे पास फिर बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब Kc की वैल्यू जो होती है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेशो से निकलती है, ठीक है। और अब आपको ज़रा ये बात बताई है कि the value of equilibrium constant for a reaction if the concentration of product is less than, यार आप ज़रा देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है, ऊपर वाली वैल्यू कम है, जब ऊपर वाली वैल्यू कम होगी, जब ऊपर वाली वैल्यू कम होगी नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो Kc का जो आंसर है वो 1 से कम आएगा। जब प्रोडक्ट कम है नीचे ज़्यादा है, नीचे वाली आप वैल्यू बड़ी पुट करेंगे तो आंसर 1 से फिर छोटा आएगा। अच्छा, नेक्स्ट में आपको ये बताया है कि यार आप मुझे Ksp बता दें और आपको Br का कंसंट्रेशन गिवन है, तो यार जितना Br होगा तो 1:1 है ना, जितना Br बनेगा उतना ये भी बनेगा। तो हम पहले इसका Ksp लिखते हैं। Ksp हमारे पास बराबर होगा Ag पॉजिटिव के और Br नेगेटिव के, ठीक है। तो दोनों बराबर है तो 10⁻³ और 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये आप कर ले तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। अच्छा, आयोडीन इज सॉलिड, आयोडीन इज सॉलिड ड्यू टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि आयोडीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो वो दूसरे आयोडीन सॉलिड है, जब वो दूसरे आयोडीन के साथ मिलेगा तो इसके बीच में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से आयोडीन हमारे पास सॉलिड है। अच्छा, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के रिलेटेड कौन सी बात गलत है, तो Kc वैल्यू 0 नहीं, Kc वैल्यू 0 नहीं होगी, Kc वैल्यू 0 नहीं होगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड के लिए, तो अनसैचुरेटेड का मतलब है आयंस की तादाद कम है, तो जब आयंस की तादाद कम होगी तो आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन Ksp, आयंस कम होंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट इट इज़ अ बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट इसलिए है जिस तरह हमारे पास एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर वो वीक एसिड से बनता है यानी सोडियम कार्बोनेट, और इसके साल्ट से बनता है। हाइड्रोजन को उड़ा के ग्रुप नंबर फर्स्ट के मेटल लगा दे, तो दिस इज द एसिडिक साल्ट, एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर का ओवरऑल pH 7 से कम होगा, लेकिन अगर मैं इसका सिर्फ साल्ट देखूं तो एसिडिक बफर में हम कहते हैं कि ये वीक एसिड से बनता है प्लस एट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, तो इसका मतलब है दिस वन इज द बेसिक साल्ट, ये हमारे पास बेसिक साल्ट होगा। अच्छा, सप्रेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। ओके, हाउ मच रिएक्शन इज कंप्लीटेड, अगर Kc वैल्यू मेरे पास 1 हो तो यार Kc वैल्यू जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन,
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इससे मुझे हर हाल में वन वैल्यू मतलब लानी है, तो वन वैल्यू तब होगा कि यार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो, तो मतलब हाफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो रिएक्शन 50% जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अच्छा, इफ इन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, इस बात को अगर आप थोड़ा सोचे, एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब एक रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बट वो क्या है, रिवर्सिबल है। ओके, इसका मतलब ये है। तो यार अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो वो रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल पे उसकी वैल्यू एंडोथर्मिक हो जाएगी फिर। ओके, इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो जब उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा ना, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा, इक्विलिब्रिया जो है वो रिएक्टेंट साइड पर मेरे पास शिफ्ट होगा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने बफर बताना है, बफर वीक एसिड और इसके साल्ट से बनेगा, तो ये हमारे पास वीक एसिड है और इसका साल्ट है। अच्छा, आपने ये रिएक्शन कंसिडर करना है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो साथ में हीट की प्रोडक्शन हो रही है, तो जब हीट की प्रोडक्शन हो रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास एंडो है। अब अपने सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन बढ़ा देनी है, अभी हम सल्फर डाइऑक्साइड में इंटरेस्टेड है, तो अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन बढ़ाऊंगा तो वो तो यार फॉरवर्ड रिएक्शन से बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड तो फॉरवर्ड रिएक्शन से बनेगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन इस टाइम मेरे पास एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर तो कम होना चाहिए, टेम्परेचर को मैं कम करूंगा। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो यार रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना चाहूँगा तो प्रेशर को मैं बढ़ाऊँगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है किधर है, ये वाला है, टेम्परेचर डिक्रीज एंड प्रेशर इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। हाँ, अच्छा, इसमें आप लोगों ने एग्जाम्पल ऑफ बफर बताना है, तो दोबारा वो हमारे पास वीक एसिड है और इसके वीक एसिड को के प्रोटॉन को उड़ा के ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेटल लगा दिए, उसका साल्ट बन जाएगा, तो एसिडिक एसिड और इसका जो साल्ट होगा सोडियम एसीटेट, वो हमारे पास ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में है कि यार अगर आप अमोनियम क्लोराइड अगर ऐड करते हो और किस सॉल्यूशन में, अमोनियम कार्बोनेट में ऐड करते हो, तो अमोनियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका मतलब है कि अमोनियम कार्बोनेट CO3 ये डिसोसिएट हो के 2 अमोनियम आयन बनाते हैं और एक कार्बोनेट आयन बनाता है। अब अगर इसमें मैं डालूं अमोनियम क्लोराइड को मैं डाल लूं, तो अमोनियम क्लोराइड डालने से, हाँ यार, कॉमन आयन बन गए, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डालने से कॉमन आयन बन गए, कॉमन आयन बनने की वजह से रिएक्शन सॉल्युबिलिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की सप्रेस्ड होगी, तो पहला ऑप्शन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज सप्रेस्ड, जब सप्रेस्ड होगी तो ये आपके पास इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो दूसरा ऑप्शन ये आ सकता है कि मोर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज फॉर्म, या प्रिसिपिटेट बनेगा। तीसरा ऑप्शन ये आ सकता है, जब ये दोबारा मिलेंगे तो यार कार्बोनेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा ना, क्योंकि वो दोबारा रिएक्टेंट बना रहा है। तो चले इन सारे ऑप्शन में हम ज़रा देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो डिक्रीज द कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, हाँ ये वाली बात जो है हमारे पास ठीक होगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो यार हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें नहीं है। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो इस मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा और यहाँ पर OH होगा, तो यार ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी इसके अंदर मौजूद होगी। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो आइस में यार आइस के मॉलिक्यूल कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से,
जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आइस हमारे पास एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होगा। अच्छा, नेक्स्ट में अगर आप देखें तो यार हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब एक लिक्विड को हमने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कितना हीट चाहिए। ए के लिए पहले मैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखूंगा, ए, बी और सी। तो ए के लिए 60 चाहिए, बी के लिए 30 है और सी के लिए 40 है। तो यार हीट ऑफ वेपोराइजेशन जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। उसको बॉयल करने के लिए, उसको वेपर फॉर्म में ले जाने के लिए हम लोगों ने ज़्यादा हीट दिया क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि यार ए का हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है। तो आपको बताया है कि डिक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आप बता रहे डिक्रीजिंग का मतलब है ज़्यादा से कम की तरफ जाना। तो सबसे ज़्यादा फोर्सेस ए के अंदर है क्योंकि ए का हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है। फिर सी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और फिर जो है वो हमारे पास बी के अंदर होगा। अच्छा, इंक्रीज द रेट ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर मैं ह्यूमिडिटी का रेट को बढ़ाऊँ, ह्यूमिडिटी का मतलब होगा कि वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होते हैं लिक्विड फॉर्म में। और ये कब होगा यार? ये तब होगा जब मेरे पास टेम्परेचर कम हो, लो टेम्परेचर पर कंडेंसेशन होगी ना। तो टेम्परेचर जितना कम होगा, टेम्परेचर और इवापोरेशन का आप इसमें डायरेक्टली रिलेशन है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब है रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो भी कम होगी। ह्यूमिडिटी अगर होगी तो मीन कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, इवापोरेशन उतना स्लो होगा। अच्छा, विच वन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो ऑप्शन है मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल में अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये OH है और यहाँ पर NO2 है, ठीक है। और अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को चेक करूँगा तो यहाँ पर OH है और यहाँ पर मैं NO2 ग्रुप लगाता हूँ और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बट बॉइलिंग पॉइंट तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो। तो यार अगर ये एक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये और ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं बना सकते, तो अगर मैं इसके साथ अब दूसरा मॉलिक्यूल कनेक्ट करूंगा तो इसका देखो दूसरे का जो OH है वो इसके साथ अभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड की एबिलिटी थी वो अब लोग उसने अपने मॉलिक्यूल के साथ यूज कर ली, तो वो जब अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स इससे मरेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा वो पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, नेक्स्ट में आपने बताना है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से हो, इलेक्ट्रॉन की वजह से ना हो। तो मोल्टन NaCl। ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर है लेकिन ये सॉलिड है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मरकरी जो है वो मेटल है, तो मेटल जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको बताया है कि मुझे कापर जो है, कापर गुड कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन आपको बताया है कंडक्टिविटी जो आयन की वजह से होते हैं। तो यार अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा तो ये आयंस में कन्वर्ट होता है, तो आयंस की वजह से मोल्टन NaCl गुड कंडक्टर होगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl, सोडियम का NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बुक के मुताबिक इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बाकी NaCl FCC फॉर्म में प्रेजेंट है, तो FCC का अगर आपसे पूछा हो तो फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। सिंपल क्यूबिक का 6 होता है और बॉडी सेंट्रल क्यूबिक का 8 होता है और फेस सेंट्रल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। लेकिन बुक में ये लिखा है कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl में, तो वो आप लोगों ने 6 लिखना है। अच्छा, फॉर रिएक्शन, आप इस रिएक्शन को अगर आप चेक करें तो इसमें यार Kc की वैल्यू को अगर आप चेक करें ना तो Kc की वैल्यू यार बहुत ही ज़्यादा कम है, 10⁻⁻16 है। तो Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट। Kc की वैल्यू प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो इसको अगर आप थोड़ा सोचें तो Kc वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कम बने हैं।
जब प्रोडक्ट कम बने हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम प्रोसीड हुआ है, लिटिल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो द रिएक्शन गोस, मतलब ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो बस ये ऑप्शन इसमें नहीं है, ये अपने पास नोट कर दे। द रिएक्शन प्रोसीड लिटिल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द रिएक्शन प्रोसीड लिटिल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लिटिल प्रोसीड होगा। और द कंपाउंड विद मोस्ट एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी, तो मोस्ट एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी, तो यार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका -1, इसका +1 है, इसका -2 है, एक एक का निकाले, इसका +2 है, इसका -2 है, इसका +2 है, इसका -1 है, एक का निकालना है, ठीक है। तो यार अगर हम देखें तो यहाँ पर केटाइन पर भी चार्ज ज़्यादा है और एनाइन पर भी चार्ज ज़्यादा है, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मोर अट्रैक्शन, एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।